नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज एक नया रंग, नया जोश, नई उमंग, नई क्लास, सुबह सुबह का दिन, कर जाएंगे या घर जाएंगे बच्चों। इस मोटिवेशनल के साथ हम आज स्टैटिक जीके पर करने वाले हैं प्रहार। तो सभी बच्ची और बच्चियों से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी बच्चे आज क्लास में नए आए हों उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले तो सबको बुला लो। मैं आपका 1 मिनट तक वेट कर रहा हूं, सबको बुला लो बच्चों। सभी बच्चों को 1 मिनट का समय है। मैं चाहता हूं सारे बच्चे आ जाएं तो फिर क्लास की बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की जाएगी। आज मैं आपको बहुत शानदार शानदार टॉपिक कराने वाला हूं। मैंने जैसा आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि थंबनेल के मुताबिक आज आप 5 टॉपिक क्लियर करने वाले हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से जो पहले कर भी रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवीजन समझ के कर लेना, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे IPL, इसके बाद हम करेंगे जनगणना, इसके बाद हम करेंगे नृत्य, फिर करेंगे शास्त्रीय नृत्य, फिर हम करने वाले हैं मंदिर। ये आज 5 टॉपिक होंगे बच्चों, ये 5 टॉपिक। अगर आप लोगों को लगता है कि आज गुरुजी नहीं, आज ना तो मैथ की क्लास होगी ना ही आपकी कोई और क्लास होगी, आज मैथ की क्लास नहीं है, इसलिए बच्चों ये क्लास आपकी लेके 9 बजे से और लगभग 11 बजे तक चलेगी। इस 2 घंटे का अगर दम हो तो क्लास में रुकना, वरना बच्चों क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्लास में थोड़े तेज भी चलने वाला हूं कि ये वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि देखता हूं कौन बच्चा आज अंत तक जुड़ा रहेगा क्लास के साथ। शुरुआत तो सबकी अच्छी होती है, बस अंत बुरा हो जाता है। पेपर तो सबके अच्छे जाते हैं, बस ये रिजल्ट खराब आ जाता है ना। तो चलिए बच्चों, माता रानी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं अपनी शानदार सी क्लास की। सारे बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो। क्लास की PDF क्लास खत्म होने के जस्ट 1 मिनट बाद मैं आपको दे दूंगा, है ना, ये बात आप याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट देखिए। अब बच्चों आप देख सकते हैं उपाध्याय जी ने कमेंट्स किया है, उपाध्याय जी ने कमेंट्स किया है, सर आप जो पढ़ाए थे वही एग्जाम में आए थे PET में 30%, यानी कि PET में 30% कल हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। ये एक बच्चा बोल रहा है कि कोई हम नहीं बोल रहे हैं। जो बच्चे कल PET का एग्जाम दे के आए हैं वो एक बार जरूर बताइएगा कि मेरी क्लासों से आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर आगरा बेटा लेकर, ये रहा पहला क्वेश्चन। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? चलिए तेज चलो। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? दोस्तों तेज चलेगा, क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा और फास्ट एकदम। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो बच्चे वो बन गए आपके कौन? विराट कोहली जी। और रन कितने बनाए? 7263 रन। इसे बोलते हैं भैया रन मशीन। इन्हें क्या बोला जाता है? रन मशीन बोलते हैं। बहुत बढ़िया कपिल जी, थैंक यू। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये रहा भैया भारतीय टीम का रन मशीन। अगला देखो बच्चों, IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है? IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बेटा पहले नाम था वो अगर मैं बात करूं इस बार जो नाम हो गया वो, पहले तो KL राहुल को छोड़िए, अब यशस्वी जायसवाल का हो गया, जिन्होंने 13 गेंद में लगा दिया है। कितनी गेंद में? 13 गेंद में लगा दिया भैया जी। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप, सबसे तेज गेंद में किसने शतक लगाया? वो थे आपके क्रिस गेल। अगला देखिए, IPL 2023 में पेटीएम प्लेयर ऑफ द अवार्ड किस टीम को दिया गया? सवाल ध्यान से सुनो, IPL 2023 में पेटीएम प्लेयर ऑफ द अवार्ड किस टीम को दिया गया? आराम आराम से पढ़ो और लिखते रहो, सुनते रहो, PDF क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। तो भैया जी वो कौन है? आपकी दिल्ली कैपिटल को दिया गया गुरुजी। अगला चलो भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट, IPL 2023 में विजेता टीम को कितनी राशि दी गई? IPL 2023 की कौन सी टीम जीती? सर CSK। कौन सी टीम जीती है? CSK जीते हैं सर जी। उसे कितने रुपए मिले हैं? उसे 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और CSK के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला चलिए, और 5 बार जीत चुकी है अब तक। अगला देखो, जीतने वाली को 20 करोड़, हारने वाली को 12.5 करोड़। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टाटा IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर सबको पता है CSK ने जीता है, सबको पता है CSK ने जीता है। और 5 बार आज तक ये कारनामा महेंद्र सिंह टीम की धोनी कर चुकी है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, IPL 2023 का ये कौन सा संस्करण था?
आईपीएल 2023 का ये कौन सा संस्करण था बच्चों? तेज चलिएगा। देखिए अगर मैं आईपीएल की बात करूं, पहला आईपीएल, अगर पहले आईपीएल की बात करें कि पहला आईपीएल किसने जीता था, तो बच्चों आप यहां नोट करके लिखना सर, पहले आईपीएल को जीतने वाली जो टीम थी उसका नाम था बच्चों राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल्स। अब ये कौन सा संस्करण था सर? ये चल रहा था आपका 16वां। अगला देखो, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को मिला? देखिए ऑरेंज कप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ध्यान से सुन लो, ऑरेंज कप उस खिलाड़ी को मिलता है जो ज्यादा रन बनाता है, ज्यादा रन बनाता है उसको दिया जाता है। और आईपीएल 2023 में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो किस खिलाड़ी ने बनाए हैं साथियों? वो बनाए हैं शुभमन गिल जी ने, जो भारतीय टीम का एक नया सितारा है। चलिए अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट। इन्होंने कुल मिलाकर 890 रन बनाए 17 मैच में, 3 शतक लगाए, 4 अर्धशतक लगाए, 126 इनका हाईएस्ट रहा। एक मैच में सबसे अधिक रन भी इसने बनाए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर, इन्होंने 129 रन बनाए थे 60 बॉल में। अगला देखो, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? आईपीएल इतिहास में सबसे तेज बताना, और यहां पूछा सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? तेज चलो बच्चों, आज आपको हर तरीके का मैं सवाल करा दूंगा। सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए? तो भैया सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी तो अपने विराट कोहली महोदय बन गए। कौन बन गए भैया? विराट कोहली महोदय बन गए भैया। और विराट कोहली की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं विराट कोहली की बात करता हूं तो विराट कोहली ने कुल मिलाकर कितने शतक लगाए बच्चों? 7 शतक लगाए हैं। और क्रिस गेल ने 6 शतक लगाए हैं। और सबसे ज्यादा 8 शतक लगाए डेविड वार्नर ने। अगला देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए अगर मैं बात करूं, पहली बार 2023 में पहली बार WPL हुआ जिसमें कुल मिलाकर 5 टीम खेली। उन 5 टीमें जो विजेता रही वो मुंबई इंडियंस रही। कौन रही बच्चों? मुंबई इंडियंस रही। अगला देखो, अगला सवाल, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? देखिए आईपीएल 2023 की अगर मैं बात करूं तो पहली बार इसमें एंट्री की थी, नई टीम थी जिसका नाम था गुजरात टाइटन। और इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या जी। कौन थे भैया? हार्दिक पांड्या जी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, आईपीएल 2023 में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन थे आईपीएल के इतिहास में? आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? भैया वो थे आपके मयंक अग्रवाल, 8 करोड़ 25 लाख, 8 करोड़ 25 लाख रुपए। कितने थे दोस्तों? 8 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको खरीदा गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जरा, आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? हो सकता है आईपीएल 2024 इंडिया में ना हो सकता है आईपीएल 2023 के, तो सर ये हैं आपके अरुण धूमल साहब। नेक्स्ट देखो, आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए? देखिए अगर बात करता चौके किसने लगाए तो नाम अपने शुभमन गिल जी का आ जाता है। अगर चौके पूछता, छक्के पूछ रहा तो डुप्लेसिस, छक्के पूछ रहा है तो डुप्लेसिस। थोड़ा तेज चलो बच्चों यार, मजा नहीं आ रहा है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो भाई। छक्के पूछ रहा है तो डुप्लेसिस और चौके पूछ रहा है तो सूर्य कुमार, आपका क्या बोलते हैं, शुभमन गिल जी 85 चौके लगाए थे। अगला देखो, आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो कौन सी कंपनी है? BMW, ओप्पो, टाटा, गूगल पे। तो साथी वो थी आपकी टाटा। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आईपीएल 2023 अब तक सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? आईपीएल 2023 आज तक सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है? अगर मैं आईपीएल 2023 की बात करता हूं तो देखो बेटा, मुंबई इंडियंस 5 बार, चेन्नई सुपर किंग 5 बार। और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, दोनों 5-5 बार जीती है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सी टीम ने कब जीता है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, सभी बच्चे जल्दी से फटाफट इसका एक बार सारे साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक वो दे दो। सुनो 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 सुनो, ना नहीं ले जाओ, ले जाओ।
एक बार सभी बच्चों से कहूंगा कि जितने भी बच्चे बैठे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको दोबारा इनकी याद करने की जरूरत ना पड़े। क्यों? आपसे पूछ सकता कि बताइए कोलकाता ने कितनी बार जीता? 2 बार। आपसे पूछ सकता मुंबई इंडियंस ने कब कब जीता? 5 बार जीता। कब कब, है ना। चलिए अगला देखो, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसको मिला? देखिए पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा क्या लेता है बेटा? विकेट लेता है। अब सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? अगर मैं विकेट की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों वो लिए हैं इस बार मोहम्मद शमी जी ने। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला इस बार, मतलब उन्हें 2023 में नहीं खिलाया गया था, पहला मैच खेला, 5 विकेट लिए, है ना। तो समय का पता नहीं कब किसका कैसा कहां अच्छा हो जाए दोस्तों, है ना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर 28 विकेट लिए थे 17 मैचों में। अगला देखो, आईपीएल 2008 जब ये पहली बार हुआ तो कौन सी टीम ने जीता था? आईपीएल 2008, आईपीएल 2008 जब पहली बार हुआ तो किसने जीता था? तो सर ये जीतने वाली कौन थी? आपकी राजस्थान रॉयल। अगला देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों आईपीएल 2023 का फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया? सर प्लेयर ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूं तो वो दिया गया आपका डेविड कॉनवे को। अगला सवाल देखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिएगा। लिख लिया? लिखने के बाद में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको लेकर चलता हूं कहां? आईपीएल 2023 में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? बोलो भैया। मैं उम्मीद करता हूं देखो यहाँ पे जो आज लगभग हजारों बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो आज आप सभी सही जवाब देंगे पवन भाई। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर वो लगाया था शुभमन गिल जी ने, लेकिन इसको भी आप स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लो, इसको भी स्क्रीनशॉट पर रख लीजिएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बच्चों हैरी ब्रूक पहले विदेशी हैं जिसने इस बार शतक लगाया। वेंकटेश्वर अय्यर पहले भारतीय हैं जिसने शतक लगाया इस बार 2023 में, है ना। चलो अगला देखिए भैया, अगला है आईपीएल 2023 का फाइनल मैच जो 28 मई को होना था, लेकिन बारिश पड़ जाने की वजह से यह रिजर्व डे में हुआ 29 मई को। ये कब हुआ बच्चों? 29 मई को। होना कब था? 28 को। हुआ कब? 29 तारीख को, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। देखो भैया फाइनल मैच कब हुआ? 29 मई को। होना तो 28 तारीख को था, लेकिन बारिश पड़ गई और उस दिन संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ था, यह भी आपको याद रखना होगा। अगला देखो बच्चों, पहला मैच 31 मार्च, जिसके बीच पहला मैच हुआ उसी के बीच में फाइनल मैच भी हुआ इस बार, यह भी आप याद रख लीजिएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये अपने भारतीय हैं युजवेंद्र चहल। आपको मैं दिखा भी दूंगा, इन्होंने कुल मिलाकर 187 विकेट लिए हैं 145 मैच में, 145 मैच में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल का आयोजन कौन कराता है? अगर आईपीएल के आयोजन की बात करूं तो सर उसे बीसीसीआई कराती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और सचिव हैं जय शाह। ठीक है, चलिए अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में उपविजेता कौन रही? मैं हर टॉपिक के आपको 30 सवाल कराऊंगा, चाहे आईपीएल हो या जनगणना हो, हर टॉपिक के 30 सवाल। बस इसकी पीडीएफ लेकर जरूर जाना, पीडीएफ मत छोड़ देना आज मेरे पास इसकी। चलो बच्चों, तो आप कहोगे सर इस बार जो उपविजेता रही वो गुजरात रही। अगला देखिए, अगला सवाल, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच बेटा 28 को होना था, 28 को होना था, लेकिन बारिश की वजह से ये हुआ कब? ये 29 तारीख को हुआ। अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है आईपीएल 2023 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? तो बच्चों वो तो अपना भारतीय शेर है जिसको दिया गया शुभमन गिल जी को। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल, आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका बच्चों? भाई सुबह का समय है बच्चों, अगर चाय कॉफी आपके पास हो तो आप भी ऐसी चुस्की ले सकते हैं, वैसे बीच में नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी सुबह सुबह का समय है यार। भैया सबसे महंगा खिलाड़ी अगर कोई बिका है तो बच्चों वो सुबह आपके सैम करन 18 करोड़ 50 लाख, 18 करोड़ 50 लाख। मैं आपको बता दूं, सैम करन को पंजाब की टीम ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा है, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है?
आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो हैं आपके कौन? विराट कोहली जी, है ना। चलिए अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा। 973 इन्होंने बनाए थे और शुभमन गिल जो 890 रन बनाए थे, 3 शतक 4 अर्धशतक लगाए थे। आईपीएल की फुल फॉर्म छोड़ो, ये नहीं आएगा पेपर में। ये हमारे आपका जानते ही हैं बच्चों, ये रन मशीन है जिन्हें विराट कोहली कहा जाता है। ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7000 रन पूरे किए हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आईपीएल से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। तो बच्चों आईपीएल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे। अब अगर आईपीएल से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे। अब अगर आईपीएल से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर लोगे बच्चों। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आईपीएल हमने देखो मात्र कितनी मिनट में, हमने 16 मिनट में आईपीएल के आने वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। हमने 16 मिनट के अंदर अंदर आईपीएल में आने वाले सभी सवाल कर लिए बच्चों। अब हम आपको लेकर चलते हैं कहां पर? क्लासिकल डांस एंड रिलेटेड टू डांसर। क्लासिकल डांस की अगर जब हम बात करते हैं तो बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि हमारे भारत में कुल क्लासिकल डांस कितने हैं। तो हमारे भारत में कुल क्लासिकल डांसों की संख्या है 8। कितने हैं बच्चों? हमारे भारत में कुल क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है बच्चों? वो है आपकी 8। कितनी है? 8। अगर मैं आपसे पूछूं सर सबसे पुराना कौन सा है, तो बच्चों सबसे पुराना तो ये रहा। सबसे पुराना क्लासिकल डांस तो ये रहा और सबसे नया बेटा आपका ये रहा। सबसे नया आपका ये रहा। पहला सवाल तो ये पूछता कि कौन सा नया है और कौन सा पुराना है ना। कौन सा नया है और कौन सा पुराना है। अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु में होता है। कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात करूं तो ये आपके केरल में होता है। और कथकली की बात करूं तो ये भी केरल में होता है। कुचिपुड़ी की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में होता है। कथक की बात करूं तो यूपी में होता है। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में होता है। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुरी में होता है। पहले तो आप सबको इनके स्टेट पता हूं, पहले आप सबको इनके स्टेट पता हूं। मैंने लिख दिया है कि कौन सा कहां होता है। मैंने लिख दिया है बच्चों कि कौन सा कहां होता है ना। अगला देखो बच्चों, इन्हें याद करने की ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक दोस्तों? ट्रिक है ये, के भरतमन मोहिनी कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी खाने गया। ध्यान से सुनो, सवाल ये है कि के भरतमन मोहिनी कुचिपुड़ी संग कच्ची पूड़ी खाने गया। मतलब भाई के का मतलब हो गया गुरुजी कथक, और कथक होता है उत्तर प्रदेश में। कथक होता है उत्तर प्रदेश में। अगला के का मतलब होता है कथकली जो कि होता है आपका केरल में। आगे लेके चलूं, भारत मतलब भरतनाट्यम जो कि होता है आपका तमिलनाडु में। और का मतलब हो गया ओडिसी जो कि उड़ीसा में होता है। मन का मतलब हो गया मणिपुरी जो कि मणिपुर में होता है। मोहिनी का मतलब हो गया मोहिनी अट्टम जो कि केरल में होता है। और कुचिपुड़ी का मतलब हो गया बेटा कच्चीपुड़ी मतलब आंध्र प्रदेश। और संघ का मतलब हो गया सात्रिया जो कि असम में होता है। जिस समय 14 जुलाई के दिन जब सीजीएल का पेपर हुआ था तो सीजीएल के पेपर में यह सवाल आया था कि भारत का जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है जिसका नाम भरतनाट्यम है, तो उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम होता है बेटा सदीर। क्या नाम होता है? सदीर। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, पहला आता है बेटा नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो बेटा नाट्य शास्त्र की जो रचना की गई है वो भरत मुनि के द्वारा की गई है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लगभग बेटा 5वां वेद बताया है। क्या बताया है? 5वां वेद बताया है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूं मैं कुछ डांसर के नाम आपको लिख कर लाया हूं। आपको बताना है सुजाता मोहपात्रा का संबंध किस डांस से है। आपको बताना है सुजाता मोहपात्रा का संबंध किस डांस से है। एक मिनट रुक बच्चा, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं।
एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। आ जाओ जरा। सुजाता मोहपात्रा का संबंध किस डांस से है? तो अभी तक 3 बच्चों का जवाब सही आया है। सर सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी से है। अगले देखिए, किरण सहगल। किरण सहगल किस डांस से जुड़ी हुई है? किरण सहगल किस डांस से जुड़ी हुई है? अगर मैं किरण सहगल की बात करता हूं तो आपका जवाब आएगा सर ओडिसी। अगला देखो भैया, अच्छन महाराज। अच्छन महाराज का संबंध किससे है, ये आपको बताइएगा। देखिए, अगर आपसे पूछता हो कोई भी महाराज हो, बस अगर आपसे पूछ लिया, चाहे वो बिरजू महाराज हो, अच्छन महाराज हो, कोई भी हो, अगर महाराज लगा तो उन सबका संबंध अपने यूपी से है। और यूपी में कौन सा नृत्य हो रहा है बेटा? कथक। यूपी में कौन सा नृत्य हो रहा है? कथक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। शोभना नारायण किस डांस से जुड़ी हुई हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई शोभना नारायण किस डांस से जुड़ी हुई है, तो आपका जवाब क्या आएगा? अगला देखिए, कोमल वर्धन किस डांस के साथ हैं या किस डांस से वो संबंधित है, ये आपको बताना है। तो भैया कोमल वर्धन अपने भरतनाट्यम से है। सुखदेव महाराज, इस सवाल का जवाब तो आप सब दे सकते हो, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। सुखदेव महाराज का आंसर तो आप सब बता सकते हो। सर हमारी अपने आप पर 1800 बच्चे देख रहे हैं, मात्र 400 जवाब दे रहे हैं, बाकी के लड्डू खाने आए हो यार। जब मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी महाराज हैं इन सबका संबंध यूपी से है, क्या इतना भी जवाब नहीं दे सकते कि यूपी में कौन सा डांस होता है? यार हद होगी यार, इंसानियत है ही नहीं बिल्कुल भी। अरे यूपी में डांस गुरुजी आपने ही तो बताया था कब तक होता है। अगर बताया तो इनके जवाब तो दिया करो दोस्तों, तभी तो मजा आएगा। अगला देखो, सदानंद कृष्णन कुट्टी, एमटीएस में आया बेटा। सदानंद कृष्णन कुट्टी का संबंध किस डांस से है? तो मेरे प्यारे लाडलो, इनका संबंध कथकली से है, जो कि केरल में होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं? भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? जवाब दे सकते हो क्या? भारत का ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य के जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं? तो बेटा आप बताओगे सर जी केरल के हैं, मोहिनी अट्टम है और आपका कथकली है। अगला देखिए, अरे यार लच्छू महाराज का संबंध किससे है? गुरुजी आपने अभी बताया था कि जितने भी महाराज हैं इन सबका जो संबंध है वो यूपी से है, और यूपी में डांस कौन सा होता है? अगला देखो, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, जितने भी महाराज हैं इन सबका जो संबंध है वो बेटा आपके यूपी से है। तो भैया महाराज जी का संबंध कहाँ हो गया? आपके यूपी से हो गया। अगला देखो, झावेरी बहने। आज की पीडीएफ आपको 3 से 4 5 नंबर दे सकती है, आप मान के चलना 3 से 5 नंबर आपको दे सकती है आज की पीडीएफ। पीडीएफ उसी को दूंगा जो क्लास में लाइव बना रहेगा, बात खत्म, पूरी क्लास करेगा, यहीं डाउनलोड करवाऊंगा और साथ के साथ हटा दूंगा फिर उसको। झावेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, तो सर ये मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। लीला सैमसन, लीला सैमसन किस डांस के साथ हैं या किस डांस से जुड़ी हुई हैं? तो लीला सैमसन जुड़ी है बेटा आपके भरतनाट्यम से, भारत का सबसे प्राचीनतम डांस है। अगला देखिए, 2011 की, अब 2 टॉपिक खत्म हो गए आज के, 2 टॉपिक खत्म हो गए, तीसरा जनगणना है। तीसरा टॉपिक जनगणना आ चुका है आपके सामने, तीसरा टॉपिक जनगणना आ चुका है। जरा बताओ तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? बताओ, सबसे घनी आबादी, सबसे घनी आबादी की बात कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे घनी आबादी है आपके बिहार में। कहां पर है? बिहार में। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, यार ये क्या आ रहा है इधर, हाँ इधर आ जा भाई, दुबक जा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? साक्षरता दर किस राज्य की ज्यादा है? तो बेटा साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं सर वो है आपकी केरल की। कितने की है? केरल की। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे ये बताओ पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? मैंने आपसे पूछा भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत की, तो आपका जवाब आएगा 74.04%। ये आपका आंसर आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, ये आपको बताना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितना है वर्ग किलोमीटर। सर आप बताओगे, वो है 382। कितना है बच्चों? 382। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो जाएगा आपका सिक्किम। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आंसर क्या आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों आपके पास कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे, सब बच्चों को फायदा हो सके। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला देखिए, अगला सवाल, हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो सर आपने ही बताया था कि हमारे भारत की जो साक्षरता दर है वो लगभग 74.04% है। अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या आता है, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू माना जाता है? तो भारत की जो जनगणना का इतिहास माना जाता है वो 1800 से माना जाता है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रीसेप्स द्वारा भारत के किस शहर में कराई गई थी? तो 2 शहरों में हुई थी, एक हुई थी इलाहाबाद में, एक बनारस में। और आपको मैं बता दूं, इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया बिटवा? प्रयागराज, याद रखिएगा। अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो भी बिहार है। अगला देखो, अगला सवाल, पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी? ये सवाल बहुत आसान है और मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब हर कोई बच्चा दे सकता है। मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब हर कोई बच्चा दे सकता है। बोलो भैया क्या आएगा आंसर? बच्चों चलिए, भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी सन 1872 में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी मेडिसिन ली अपनी, अगर आपसे पूछे नियमित रूप से कब हुई थी, तो नियमित रूप से हुई थी 1881 में, है ना। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने % है? ध्यान से सुनो बच्चों, इस सवाल पर पहले फोकस डालिएगा आप। देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं भारत की जनसंख्या 100% है, अगर भारत की जनसंख्या 100% है
तो उसमें यूपी की कितनी है ये आपसे कहना चाह रहा है। अगर भारत की जनसंख्या 100% है तो बेटा उसमें यूपी की जनसंख्या कितनी है, तो सर जी 16.5% है। कितनी है? 16.5% है। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिकतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, अगर मैं सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की बात करूं तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है सर जी? उत्तर प्रदेश। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो वो है सर आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में है? इस सवाल का जवाब आप सबको देना है और मैं दोनों पूछूंगा आपसे, एसटी कहां पर है और एससी सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में एसटी सबसे ज्यादा कहां है और भारत में एससी सबसे ज्यादा कहां है? दोनों सवाल देख लो। और मैंने आज किसी बच्चे से नहीं कहा कि लाइक करना, आज तो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा करना या मत करना, है ना बच्चों। दोस्तों अगर मैं बात करूं एसटी की तो ये आपके एमपी में है, एससी की बात करूं तो ये आपके यूपी में है, याद रखना, है ना। अगला सवाल देखो भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये तो मैं बता ही चुका हूं 74 है। अगला देखो, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव रही है, मतलब ग्रोथ इनकी जो है वो नेगेटिव रही है, ग्रोथ रेट, वो कौन सा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? केरल, गोवा, तमिलनाडु या नागालैंड? मैं आपको दो ऑप्शन कट कर दे रहा हूं, ये दोनों बताओ, बी या सी, सॉरी बी या डी? बी है या डी इसका आंसर है? बोलो भैया बी है या डी है? सर जी आंसर आ जाएगा नागालैंड। और नागालैंड का एक त्योहार जरूर याद रखना, हॉर्नबिल, पता नहीं एग्जामिनर क्यों बार बार पूछता है उसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? भैया वो है आपका कौन सा? सर जी लक्षद्वीप। अगला देखिए, अगला सवाल आता है 121 करोड़ लोगों में से नगरीय परसेंट कितना है? मतलब 121 करोड़, 2011 में हमारी जनसंख्या 121 करोड़ थी, उस 121 करोड़ में से शहर में कितने लोग रह रहे हैं? 33%, 30%, 32%, 31%। कितने लोग रह रहे हैं बच्चों? तो आप लोग कहोगे सर जी 31.5% के आसपास लगभग। आप इसे कई जगह जो देखोगे वो 31.20 भी देखोगे, लेकिन सही आंकड़ा यही है बेटा, 31.15%, यही सही है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना आजादी के बाद ये कौन सी जनगणना हुई है? बच्चों जो आप टेस्ट दे रहे हो उनमें से आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 प्लस आ रहा है? जिनका स्कोर 80 प्लस आ रहा है वो बताओ तो जरा एक बार। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर 70 प्लस आ रहा है मॉक टेस्ट में? ऐसे कितने हैं जिनका 60 प्लस आ रहा है? ऐसे कितने हैं जिनका 50 प्लस आ रहा है? इससे नीचे वाला कोई मैसेज ना करे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 50 को 60 में कन्वर्ट किया जाएगा, 60 को 70 में कन्वर्ट किया जाएगा, 70 को 80 में, और 80 वाला तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, आजादी के बाद 1951 आप जानते हैं पहली हुई थी, 51 के बाद 61, 71 और 81 और आपका 91, 2001 और 2011, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ है जी आंसर? ये रहा। ठीक है, चलिए जिनका 90% आ रहा है उन्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, कह रहा जी गुरुजी 99 मारे हैं, इसका मतलब ये है तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। चलिए तो कैसे आएगा ये स्कोर, कैसे आपका इंक्रीज होगा, ये मैं क्लास के बाद आपको जरूर बताऊंगा। अब एक बच्चा कह रहा गुरुजी मेरे 99 नंबर आ रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप 100% झूठ बोल रहे हो। अगला देखिए, कभी भी ध्यान रखना गुरु से और माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर झूठ बोलोगे तो सिलेक्शन जिंदगी में कभी होगा भी नहीं, ये भी आप याद रखना। अगला देखो, सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दुनिया जानती है कि हमारे देश में जो पहली बार जनगणना हुई थी भारत में वो 1872 में हुई थी, और लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहां है? ये कौन सा राज्य है भैया जहां पर महिला और पुरुषों की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर है? बताओ। कौन सा राज्य है वो?
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो राज्य है आपका राजस्थान। अगला बताओ, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये तो मैं पहले आपको करा चुका हूं, सही आंसर इसका ये आ रहा होगा, लेकिन ये कोई आंसर नहीं देना आपको, 31.15 ही आंसर आपको देना है, ये याद रखिए, ना 2 जोर देना है ना 2 देना है, ध्यान रखना। अगला देखिए, ये भी मैं करा चुका हूं, जनसंख्या अगर तो जो हो चुका उसे दोबारा नहीं कराऊंगा। लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है भारत में, ये बताओ। थोड़ा सा तुम्हें हंसाया जाएगा यहाँ पे, लेकिन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, पहले एक बार वीडियो को लाइक करके 2000 बच्चे लाइक करो जरा। भाई देखो 2100 देख रहे हैं आप, 1600 ने लाइक किया है। अगर आप मुझे दिल से प्यार कर रहे होते ना, तो एक बार सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होता। तो क्या इस क्लास में मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो पवन मोरल को प्यार नहीं करते? तो भैया वो क्लास को लाइक मत करना, और अगर हो कि हम सर नहीं भाई ज्यादा मानते हैं, तो वो अगले आने 1 मिनट में सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना। अगली 1 मिनट वीडियो को लाइक, देखता हूं कितने बच्चे आज बात मानते हैं। देखते हैं भाई कितने बच्चे आज इस बात को मानते हैं। जब तक हम आपको इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तब तक आप लोग बताते रहिएगा। देश में 1000 लोगों पर नहीं, बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है भैया। ये आ जाएगा देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मतलब क्या है, हमारे देश में पुरुष हैं भैया 1000, मान के चलो कितने हैं 1000, और महिलाओं की संख्या कितनी है 943। इसका मतलब तो ये हुआ फिर शादी भी कितनों की होगी। आप गौर दो जरा इस बात पर। आप लोगों को पता ही होगा मेरी थोड़ी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और तबीयत को ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ हुआ है। मुझे दरअसल में क्या है कि स्टोन प्रॉब्लम है, और उसने मेरा जीना नरक कर दिया है बच्चों। जब वो कभी दर्द करती है ना, पेन करती है, तो ये मानो कि मैं क्या बताऊं आपको यार, हालत मेरी खराब कर देती है। और कई बार कुछ खाता हूं तो दिक्कत है ना, और इन्फेक्शन कर दिया तो दिक्कत। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर 1000 अगर व्यक्ति हैं तो महिला कितनी है गुरुजी, वो है 943। इसका मतलब शादी कितनों की होगी, शादी 943 की होगी। तो 57 कहाँ जाएंगे, 57 कहाँ जाएंगे भैया, इनका क्या होगा, ये रहेंगे कुआरे। और आप लोगों ने गाना सुना होगा, पता नहीं वो कौन सी मूवी है, उसमें गाना चलता है कुआरा नहीं मरना, कुआरा नहीं मरना, कुआरा तो मरना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। घर में लड़की हो जाए तो मुंह बना लेते हैं, अरे नहीं घर में लड़की हुई है कैसे काम चलेगा। मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है लेकिन सुनना जरूर, मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है लेकिन सुनना जरूर। अगर घर में लड़की हो जाए तो मुंह बन जाते हैं बहुत से लोगों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोगों के मुंह बन जाते हैं, समझ रहे हो ना। और बहुत लोगों के यहाँ पे डीजे बजते हैं, अगर लड़का पैदा हो और लड़की पैदा होती है तो मुंह बन जाते हैं। लेकिन जब उनकी वाइफ को, बहन को, या किसी परिवार में किसी और महिला को अगर कोई डिलीवरी होनी हो, कोई बच्चा हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आप हॉस्पिटल में जाके क्यों पूछते हो कि कोई स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर है? फिर क्यों पूछते हो वहां पर जाकर लेडी डॉक्टर? पूछो ना कोई जेंट्स अच्छा डॉक्टर है। तो ये अगर कंडीशन ना होती तो ये भी यहां संख्या आज 1000 पार होती। मेरी बात सच्चाई है बेटा, ये ऐसा है या नहीं है? लड़की हो जाए तो बच्चों, तुम मान लो तुम्हारे कोई घर में परिवार में किसी कुछ हुआ है, क्या हुआ है, अरे यार लड़की हुई है, तो लड़की हुई है तो क्या हुआ, अरे लड़की हुई तो क्या हुआ बताओ ना मेरे को। लेकिन लड़की होने पर तो मुंह बन जाता है, लड़का होने पर डीजे बज जाता है, चाहे 10 रुपए जेब में ना हो। ये गलत चीज है। चलो भैया अगला देखो। तो भैया 57 का क्या होंगे, कुआरे रहेंगे, रंडवे रहेंगे फिर, ये है ना। चलो अगला देखो, अगला सवाल। हमारे यहाँ की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, मैं पहले बता चुका हूं आपको, 121 करोड़। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे ज्यादा साक्षरता, ये तो पहले हो चुका है सवाल यार, दोबारा कैसे आ गए सवाल आज, जो हो चुके हैं हटाओ हटाओ हटाओ, ये दूसरी बार लिखे कैसे आ गए हमारे पेपर में। भैया 1 मिनट रुक जाओ, ये दोबारा लिखे आए कैसे, ये भी मैं करा चुका हूं, दूसरी बार कैसा, ओहो सॉरी मुझसे 2 बार डबल हो गया यार। कोई बात नहीं, मैं टॉपिक हटा देता हूं। हाँ बेटा, चंद्रयान के मेरे कहने से आप 10 सवाल याद करके चले जाओ। आप चंद्रयान 3 के मेरे कहने से 10 सवाल याद कर लो, मेरे कहने से आप चंद्रयान 3 के 10 सवाल याद कर लो, बस 10 सवाल, 10 क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो इनमें से आ जाएगा। जैसे कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, मेरे कहने से आप इसको याद कर लो बस।
ये डेट इतिहास में अमर हो गई कि चंद्रयान 3 को मेरे प्यारे बच्चों कब लॉन्च किया गया था? इसे 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया था, लेकिन इसने सक्सेसफुल लैंडिंग कब की थी सर जी? 23 अगस्त के दिन। कब? 23 अगस्त के दिन। ये आपको जरूर याद कर रखना होगा। अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। इसने कब लैंड किया है? तो ये तो मैं अभी बता चुका हूं आपको, 23 अगस्त को किया है, इसे कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो बच्चों पहला देश बन गया है। अगला देखिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो भैया चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है LVM-3 से। अगला देखो, मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया था? मैं थोड़ा तेज चलूंगा बच्चों, अब याद रखना। मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों ये करने वाले कौन थे आपके? सी ऋतु कुरीदल, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, ये बताइएगा जरा एक बार। अगर मैं बात करूं, चंद्रयान 3 का मिशन नेतृत्व ऋतु कुरीदल द्वारा किया गया था। इनका जन्म 1975 लखनऊ में हुआ और ऋतु कुरीदल मिशन 2 की भी निदेशक रह चुकी हैं, है ना। अगला देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे, आपको यह बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एस सोमनाथ, मोहन कुमार, मलियासामी अन्नादुरई या के सिवान? तो प्यारे साथियों आंसर आ जाएगा आपका मोहन कुमार। अगला देखो बच्चों, चंद्रयान 3 में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था? चंद्रयान 3 में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था? मैं जानता हूं कि आप सब बच्चे इस सवाल का जवाब दे सकते हो। मैं जानता हूं कि आप इस सब बच्चे जवाब दे सकते हैं। चंद्रयान फर्स्ट में कितना खर्चा आया, दूसरे में कितना खर्चा आया और तीसरे में कितना खर्चा आया? बताओ बच्चों। भैया इतने में जो ना एक मूवी बनती है जितने में हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए। कुछ लोग चांद का फोटो लगाते हैं अपने झंडे पर, हम चांद पे पहुंच गए अपना झंडा लेकर। आप समझ रहे होंगे मैं कहां बोल रहा हूं। कुछ लोग चांद का फोटो अपने झंडे पे लगाते हैं, लेकिन हम लोग चांद पे पहुंच गए अपना झंडा लेकर। ये फर्क है हम में और लोगों में। तो बच्चों खर्चा आया था 615 करोड़ रुपए का। आपने देखा होगा एक एक मूवी को बनने में हजार करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है, और हम लोग चांद पे पहुंच गए 615 करोड़ रुपए में। भैया पहले में कितना खर्चा आया, दूसरे में, तीनों लिख लो जरा, तीनों लिख लो। चंद्रयान फर्स्ट में आया 386 करोड़, दूसरे में आया 978 करोड़ और तीसरे में आया 615 करोड़, है ना। आप समझ गए होंगे कि मैं कहां बोल रहा चाह रहा था, है ना। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए कौन सा मिशन था? तो भैया ये तो आप सब लोग जानते हैं कि तीसरा मिशन था। कौन सा था? ये तीसरा मिशन था सर जी, आप लोग अच्छे से जानते हैं। नागालैंड का चर्चित हॉर्नबिल त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? ये रहा सवाल बेटा जिसकी मैं बात कर रहा था। बताओ मैंने किस देश के लिए बोला था? चलिए, हॉर्नबिल त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? बच्चों अगर आप हॉर्नबिल की बात करो तो हॉर्नबिल पहली बात तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। पहला सवाल तो ये कर लीजिएगा। ये लगातार 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है लगातार। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस जगह पर बिरनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? इनमें से किस जगह पर बिरनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में से किस जगह पर बिरनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका हरियाणा या पंजाब? बोलो साथियों। इनमें से किस जगह पर बिरनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो बच्चों आंसर आएगा राजस्थान। अगला देखो, दक्षिण भारत का ओणम किससे संबंधित है? अब थोड़े से यहां से आपको त्योहार वाले सवाल देखने के लिए मिलेंगे, और ये सवाल हो सकता है आपके लिए थोड़े से टफ भी हो सकता है कोई बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे होंगे इन टॉपिकों को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास खत्म होने के जस्ट बाद इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, गारंटी है।
ठीक है, मेरे टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होना। मैं अपने टेलीग्राम पे मैं ही एडमिन हूँ दिल्ली पुलिस वाले का, आप आओ और फटाफट मैं खुद अभी 2 मिनट में डाल दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। तो बच्चों कहाँ है टेलीग्राम का नाम क्या है, दिल्ली पुलिस डाल देना, अपने आप आ जाएगा निकल के पहले नंबर पे, लिंक मैं लगवा दूंगा अभी शायद राघव से। तो सवाल आ जाएगा भैया किससे संबंधित है, महाबली से। भारत के किस राज्य में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है? बेटा जीडी में आया ये सवाल, ये जीडी में और एमटीएस दोनों में पूछा गया है कि लाई हरोबा त्योहार भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। लाई हरोबा, मैं हर बच्चे के कमेंट्स पढ़ रहा हूं तुम्हारे, रोहित, स्नेहा, आफ्ताब, मेघा चौधरी, सीमा, अनीता, काजल, अंकुर, मोहित, विनोद, ललित, सुधा, प्रदीप, सोनम, अंजू, प्रदीप ठाकुर, अभिषेक, पूनम, चलो भैया। तो भैया लाई हरोबा मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक त्योहार है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम का प्रमुख त्योहार है? लोसुंग, टकटोक, बैसाखी या फिर आपका नरोपा? आप खुद बताइए इस सवाल का जवाब। कौन सा एक ऐसा त्योहार है जो कि सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है? लोसुंग, टकटोक, बैसाखी या फिर नारोपा? नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं होगी बच्चों। इस क्लास की पीडीएफ मैं क्लास खत्म करते ही आपको दिल्ली पुलिस वाले टेलीग्राम पर थोड़ी देर बाद भेज दूंगा, है ना, लेकिन पढ़ लो यहां पर भैया, है ना। चलिए अगला देखो, पोंगल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक नृत्य है? पोंगल। पोंगल त्योहार की जब बात आती है तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु। अगला देखिए, भारत का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी ये लगता है आपके पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, जल्लीकट्टू नामक त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्योहार भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? जल्लीकट्टू भैया, जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है सर तमिलनाडु में। अगले पर आओ, वार्षिक पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? अगर पुष्कर मेला की बात की जाए तो आप लोग बताएंगे सर ये राजस्थान में लगता है। कहां पर लगता है बच्चों? राजस्थान में। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? नुआखाई बोलो साथियों। दिल्ली पुलिस एमटीएस के फॉर्म आएंगे तो सबसे पहली वीडियो मैं बनाऊंगा, परेशान मत हो, मैं आपको बना के जरूर बताऊंगा। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? अगर नुआखाई की बात आ रही है तो आप लिखेंगे सर उड़ीसा। अगला देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं, इनमें से कौन सा त्योहार रमजान के आखिरी दिन में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार रमजान के आखिरी दिन में मनाया जाता है? तो सर आपका जवाब आएगा, अगला देखो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये ईद उल फितर है बेटा, कदे नहीं होता है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगले टॉपिक पर आ जाओ दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आपने बताना है। दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील, और वुलर झील है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है बच्चों? जम्मू कश्मीर में है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब मैं जानता हूं कुछ बच्चे क्लास छोड़कर भागना पसंद करेंगे, अरे गुरुजी चलते हैं, हमको तो सब आता है। मैं ध्यान रखना उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होगा। कारण क्या है? वो बच्चे एटीट्यूड में रहते हैं।
बेटा एटीट्यूड में तो रावण भी था, 10 सिर थे, नहीं बच पाया। आप लोग तो और हम लोग तो फिर भी एक सिर वाले हैं। आप लोगों को किस बात का घमंड है कि मुझे सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर आ रहा होता तो टेस्ट में तुम्हारे 100 में से 70 प्लस नंबर होते, जिनके 60 प्लस आ रहे हैं, 50 प्लस आ रहे हैं। अब दिन बचे हैं 20, अब भी तुम लोग भग रहे हो। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर पूर्व भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो मणिपुर झील है। मणिपुर में पड़ने वाली लोकटल झील है। उमियम झील कहां है? जो बच्चे अपने आप में सुपर हीरो बनते हैं वो बताओ, उमियम झील कहां पड़ती है? उमियम, उमियम, उमियम झील कहां पड़ती है बच्चों? और ध्यान रखना, जितने भी आप दिल्ली पुलिस वाले बच्चे बैठे हो, जिन सीरियस कैंडिडेट हो, जो इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप दिन में कम से कम 3 टेस्ट दो। आप दिन में कम से कम 3 मॉक टेस्ट दो। बच्चों जो बात मैं आप बताऊंगा वो आप फॉलो करोगे? मुझे इतना बता दो बस जरा, जो मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करोगे दिल्ली पुलिस के लिए? आप बताओ, जो मैं आपसे कहूंगा आप वो फॉलो करोगे दिल्ली पुलिस के लिए? जिस तरीके से मैं कहूं उस तरीके से पढ़ोगे, आपका नंबर 110% आएगा। एक दिन में 3 टेस्ट लगाओ। मान लो अभी दिन बचे हैं 20, अभी दिन है आपके पास 20, अगर एक दिन में 3 लगाए तो बेटा ये हो गए 60। अगर 60 में 100 क्वेश्चन तो ये हो गए 6000। बेटा 6000 क्वेश्चन तो आपके यहां तैयार हो गए। आप लोग ध्यान से सुनो, आपने एक दिन में 3 टेस्ट लगाए, एक दिन में आपने कितने क्वेश्चन किए? बेटा 300। 20 दिन में आप कितने कर रहे हो देख लो जरा 1 मिनट के लिए। 6000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ये 6000 क्वेश्चन आप कहोगे गुरुजी मेरे तो इनमें 50 ठीक हुए। अरे जो गलत हो गया ना उसको आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। अब बात ये कि मॉक टेस्ट आएंगे कहां से? मॉक टेस्ट आएंगे कहां से, ये भी तो समस्या है भैया। मैं तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट फ्री देता हूं। आप सच बताओ कि क्या मैं आप सभी को एक मॉक टेस्ट फ्री दे रहा हूं तो यस लिखो, और नहीं दे रहा तो नो लिखो। क्या आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर एक मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है या नहीं? बोलो यस या नो। आप लोगों को एक मॉक टेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आप कहोगे सर मिल रहा है, लेकिन बच्चों बात तो यह कि मैं भी आपको बेटा इतने टेस्ट नहीं दे सकता, 60 टेस्ट। तो फिर ये टेस्ट कहां से मिलेंगे? मैं अभी आपको बताऊंगा कहां से मिलेंगे ये टेस्ट। मैं अभी क्लास जब खत्म करूंगा ना तो बेटा ये ध्यान रखना, आज पवन सर के कहने से हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, हमने 100-125 रुपए खर्च कर लिए, हमने 115 रुपए खर्च कर लिए, और हमने ये 60 नहीं, मैं तुम्हें 200 टेस्ट दिलवा रहा हूं। कितने? 200 टेस्ट। तो जो बच्चे 200 टेस्ट लेना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक, मान लेना कि तुम पवन सर के कहने से हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिए, और थोड़ी देर के लिए ऑफर लागू करूंगा, बस थोड़ी देर के लिए भैया, है ना। अगर सीरियस कैंडिडेट हो दिल्ली पुलिस के तो मेरी बात मानना, वरना बिल्कुल मत मानना। अगर आपको लगता है कि मैं पवन सर के साथ हूं, मैं जुड़ सकता हूं, आप किसी भी दुनिया में कहीं भी आगे आप लोग पढ़ लो, समझ रहे हो ना। लेकिन आज ये मान लो कि जो बच्चे मुझसे चाहते हैं कि गुरुजी मैं 115 रुपए तो क्या तुम्हारे लिए तो 2000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये 200 टेस्ट अगर मैं आपको दूंगा तो आप दिन में अगर 4 भी टेस्ट लगाओगे। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, आपका पेपर 14 नवंबर से शुरू है, 3 दिसंबर तक खत्म है। अरे जरूरी थोड़ी है कि सबका पेपर 14 को ही है, हद हो गई यार। तो आज जो बच्चे मेरे कहने से यार ये करेंगे, वो एक बार एक कोड लिख के दिखाओ तो कि गुरुजी Y367S कोड लिख दो, और मैं करवा रहा हूं तुम्हारे लिए इसे बहुत कम पैसे में। अभी मैं करवा रहा हूं इसे, अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारे लिए। अभी सर से बात करूंगा तुम्हारे सामने हैंड फ्री करके यहीं कि सर इन बच्चों के लिए बहुत कम पैसों का इसे कर दो ताकि सब लोग ले सके। बाकी मर्जी तुम्हारी है यार। चलो, जो भी बच्चा, देखिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आपको लेना है या कोई मैं प्रचार कर रहा हूं, नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मेरी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है, बात खत्म। ये मैं आप लोगों के लिए फायदे की बता रहा हूं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आप सर से जाके बात करूं, रिक्वेस्ट करूं उनकी, सर प्लीज इन बच्चों को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। ये 200 टेस्ट अगर आप 1 रुपए का भी लोगे तो 200 रुपए के हो गए। मैं तुम्हें 115 का रुपए दिलवा रहा हूं, 120 का दिलवा दूंगा ज्यादा से ज्यादा। और तुमको लगता है कि गुरुजी तो पैसा कमा रहे, मेरा कोई ना मतलब है, मेरा सैलरी आएगी, बात खत्म। हमको नहीं इस चीज से मतलब ये पैसा कहां तुमने दिया, कैसे लिया, तुमने सामान लिया, बात खत्म। हमारा काम पढ़ाना है।
चलो अगला देखो भैया, मैं अभी सर से बात करके इसे करवाता हूं। प्रसिद्ध लैगून झील भारत के किस राज्य में? लैगून चिल्का झील कहां है? चिल्का झील कहां है ये बताओ। बोलो बच्चों। तो आपका जवाब आएगा सर ये है आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला देखिए, भारत में ताजे जल की विश्व की सबसे बड़ी वुलर झील कहां पड़ती है? अरे यार ये तो अपने जम्मू कश्मीर में है, ये तो अपने कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, लोनार झील कहां है? लोनार झील कहां है? लोनार झील कहां है ये आपको बताना है। बोलो बच्चों, लोनार झील कहां है? देखिए लोनार झील की दो बातें आपको याद रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि लोनार झील है महाराष्ट्र में, और लोनार झील उल्का पिंड से बनी हुई है। किससे? उल्का पिंड से बनी हुई है। आप इसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं, उससे बनी हुई है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध सांबर झील खारे पानी की झील है, ये कहां है? सांबर झील कहां है ये आपको बताना है। सांबर झील कहां है? अगर मैं सांबर झील की बात कर रहा हूं तो सांबर झील बेटा अपने राजस्थान में है, और भारत का 1/3 नमक इसी झील से निकाला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? हर टॉपिक आपका पेपर से पहले टॉप करा दूंगा, सारा टॉपिक पेपर से पहले रटवा दूंगा तुमको सारी चीजें। वेम्बनाड झील भारत में कहां पड़ती है? तो बेटुआ वेम्बनाड झील की अगर मैं बात करूं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक, तो जवाब आएगा गुरुजी केरल में है। अगला देखिए, कोलेरोल झील कहां पड़ती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने बच्चे जवाब दे रहे हैं। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ही बच्चे इस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए अगला देखो, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, ये बांध किस नदी पर बने हुए हैं? बोलो भैया। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, ये जलाशय कहां पर है? तो दोस्तों ये जलाशय की अगर मैं बात करूं तो ये आपके चंबल नदी पर है। भारत में लैगून कौन सा है ये अभी आपको बताना। सर लैगून क्या होता है? जिसका एक तरफ से हिस्सा किससे? समुद्र से टच है, और वो अपना चिल्का है, जो कि कहां पर है सर? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताओ जरा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये आपको बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको सोना है गुरुजी, नींद आ रही है सो लो, लेकिन बच्चों एक दिन की गई मेहनत आपको और लड़कों से आगे निकालेगी और लड़कियों से आगे निकालेगी। बहुत होते हैं बहाना बनाने वाले, बहाना तो मैं भी बना के हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकता हूं आज, कि यार ये मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को दवाई लेनी है, मैं भी एडमिट हो सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं रुका हूं तुम्हारे पेपर के लिए। और आप लोग नहीं गुरुजी बस करो, हमको तो नींद आ रहा है, जाके सो जाइए ना। माँ बाप के सपने को तुम लोग व्यर्थ कर रहे हो। इनमें कौन सी झील? लोकटल मणिपुर में है, ये राजस्थान में है, और बच्चों ये ठीक है, ये आपकी गलत लिखी है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, लोकटल क्या है? लोकटल झील है, और लोकटल कहां पर है सर? मणिपुर में है, और इस झील के बीचों बीच एक बगीचा है।
अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, लेगून झील नहीं है, इनमें से कौन सा एक लेगून नहीं है? इनमें से कौन सा एक लेगून नहीं है? बोलो भैया। भैया लेगून नहीं है इनमें से अष्टमुड़ी झील। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बाकी 3 गलत है? इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है, बताओ जरा कौन सा सही है? एक गलत है, 3 सही है, कौन सा गलत है जरा बताओ तो एक बार। तो भैया जब गलत सही की बात आती है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं लोनार तो महाराष्ट्र में है गुरुजी, और अगर मैं बात करूं पुलिकिट आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर है, ये नक्की भी गलत लिखी है गुरुजी। कोलेरो बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच सीमा पर कौन सी झील बनी हुई है? हैदराबाद और सिकंदराबाद की झील सॉरी के बीच कौन सी झील बनी हुई है? सर वो है आपकी कौन सी? हुसैन सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बताओ? इनमें से एक गलत लिख रहा, कौन सा गलत है जरा बताओ? इनमें से कौन सा एक गलत है ये आपको बताना है। दोस्तों जब गलत की बात कर रहे हो तो सांबर झील राजस्थान बिल्कुल एकदम करेक्ट है, चिल्का झील बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, लेकिन लोनार झील मैंने महाराष्ट्र में बताई थी ना आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने ये भी बताई थी कि एक उल्का पिंड से बनी हुई झील है। अगला देखिए, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है भैया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चलो अगर मैं पश्चिमी तट की बात कर रहा हूं तो वो अष्टमुड़ी है। अगला देखिए बच्चों, सवाल ये आ रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी बच्चों? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रही? तो भैया उनकी थीम थी आपकी क्या? चंद्रमा और विज्ञान, साइंस ऑफ द मून। अगला देखिए, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया? बच्चों ये नाम मैंने भी थोड़ा सा फेमस करने की कोशिश की है, और आप जानते हैं इससे मेरा एक अलग रुझान है, अलग मेरा एक संबंध है बच्चों इससे। जरा बताइएगा, आपको बताना है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है बच्चों? बोलो साथियों क्या नाम है? विक्रम है, प्रज्ञान है, आदित्य है, या बाहुबली है? इस सवाल का जवाब तो बच्चे हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत लोगों ने अपना प्यार दिखाया है, और आप तो जानते हैं बेटा आप यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। हम बात कर रहे हैं प्रज्ञान की, हम बात कर रहे हैं बेटा आपके प्रज्ञान की। अगला देखिए, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? भैया ये कहा जाता है रितु कुरीधल को। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों? आपका अपना प्रज्ञान, बोलिए। बोलो बच्चों क्या आंसर होगा? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है आपके के सिवान साहब को। अगला देखिए, मून मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? एक एक सवाल तुम्हारे पेपर में आने वाला, मैं पेपर से पहले सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पेपर से पहले सब कुछ क्लियर। सर वो कहा जाता है आपका किसको? अन्ना दुरई जी को। अगला देखिए, चंद्रयान 3
अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आपको बताना है प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? चलिए बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको कि कई बार आपको इतना मायूस कर देती हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। वो सब प्रकृति के अनुसार आपको चलना पड़ता है। होगा वही जो राम चाहेंगे, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। बच्चों, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। आप और हम अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। मैं भी अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, आप भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपका आएगा मुथवेल साहब। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? बताओ बच्चों। तो दोस्तों चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? इस बार इसमें बेटा आपके ऑर्बिटर नहीं है। अगला देखिए, कांवड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? अब आ जाओ बेटा नृत्य पर, अब आ जाओ डांस वाले टॉपिक पर। अब डांस वाले टॉपिक पर आ जाओ। एक नंबर तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्का है। मैं उत्तराखंड आऊंगा तो आपको जरूर सूचित करूंगा। बच्चे जरा इस सवाल का जवाब दिया जाए। कांवड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? कांवड़ी नृत्य की जब बात की जाएगी तो आप लोग लिखेंगे सर ये तमिलनाडु में किया जाता है, और तमिलनाडु में ही बेटा आपके रंगोली किया जाता है। आपको पता होगा इसमें ही आपका तमाशा किया जाता है, ये भी आपको पता होगा। अगला देखिए, ये कांवड़ी कुछ इस तरीके से किया जाता है। अगला सरहुल, मैं पहले आपको बता, देखिए बाउल भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? बाउल, जवाब दिया जाए। बाउल भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है? तो बाउल किया जाता है बेटा पश्चिम बंगाल में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिहू भारत के किस राज्य में किया जाता है? मैं जानता हूं मेरी इस क्लास में बैठे हुए 2500 बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे। मैं हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में नाम देखना चाहता हूं। मैं हर बच्चे का नाम कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं बच्चों आज क्या आएगा इस सवाल का जवाब। देखिए, अगर मैं बिहू की बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं रंगोली की बात करूं, रंगोली बिहू की बात करूं, मैं भगोली बिहू की बात करूं, मैं कली गोपाल की बात करूं, मैं खेल गोपाल की बात करूं, इन सब का संबंध अपने असम से है। इन सब का संबंध असम से है। अगला देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट, लावणी भारत के किस राज्य में किया जाता है? लावणी, एक मिनट रुकना बच्चों। लावणी महाराष्ट्र में किया जाता है बच्चों। अगले पर आओ। अगला आता है आपका घूमर, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। घूमर ये जीडी में आ चुका है, ये दिल्ली पुलिस में आ चुका है, ये एमटीएस में आ चुका है, ये सीजीएल में आ चुका है, ये सीएचएसएल में आ चुका है। पता नहीं क्यों एग्जामिनर इस सवाल से प्यार करता है कि घूमर भारत के किस राज्य में किया जाता है। बच्चों अगर मैं घूमर की बात करूं तो घूमर मेरे प्यारे बच्चों आपका किया जाता है सर, घूमर आपका राजस्थान में किया जाता है, और राजस्थान में ही आपका किया जाता है कालबेलिया, कालबेलिया। ठीक है भैया। अगला चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रोना एमपी का है, हटाओ। ओणम भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक डांस है? ओणम, ओणम भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक डांस है? अगर मैं ओणम की बात करूं तो ओणम किया जाता है बेटा केरल में, पोंगल किया जाता है अलग, डांडिया भारत के किस राज्य में किया जाता है?
हर बच्चा जानता होगा इस सवाल को। देखिए 2300 बैठे हैं, जवाब 1400 दे रहे हैं, बाकी तो लड्डू खाने की फिराक में बैठे हैं कि गुरुजी लड्डू बांटेंगे, वो लड्डू खाएंगे। अरे लड्डू बाद में खा लेना, पहले सवाल का जवाब ही दे लो यार। डांडिया भारत के किस राज्य में किया जाता है? देखो आपसे पूछे गरबा, आपसे पूछे लास्या, आपसे पूछे टिप्पाणी और आपसे पूछे आपका डांडिया, ये सारे बेटा गुजरात में किए जाते हैं। ये सारे कहां पर किए जाते हैं? गुजरात में किए जाते हैं। अगला देखो, टपाड़ी भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक डांस है? टपाड़ी टपाड़ी भारत के किस राज्य में किया जाने वाला डांस है? अगर मैं टपाड़ी की बात करता हूं तो दोस्तों टपाड़ी किया जाता है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रऊफ। कहां का एक लोक नृत्य है? मैं कह रहा हूं इसे इंपोर्टेंट करके लिख लेना बच्चों, रऊफ को आप इंपोर्टेंट करके लिख लेना मेरे कहने से, रऊफ को आप मेरे कहने से इंपोर्टेंट करके लिख लेना। मुझे उम्मीद है कि यहां से सवाल पूछेगा, मुझे उम्मीद है कि यहां से सवाल पूछेगा। कितने बच्चे चाहते हो कि पहले ये बताओ, ये जो मैराथन क्लास चल रही है आपकी स्टैटिक जीके की, क्या सारे जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं सच बताओ ईमानदारी से आपने पहले कर रखे? मैं जानता हूं ये टॉपिक पेपर में सेम टू सेम ऐसे आते नहीं आते? बोलो आते हो तो वन लिखो, कमेंट बॉक्स को लाल कर दो, वो दिल विल सा जो बनाते हो तुम, नहीं तो छोड़ कर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भैया रऊफ है आपका जम्मू कश्मीर का, लेकिन बच्चों ध्यान रखना जम्मू कश्मीर इस समय भारत का राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर इस समय भारत का राज्य नहीं है। और आप इसके साथ में हकीत भी याद करिएगा, हकीत भी जम्मू कश्मीर का ही है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, मखोटा नृत्य कहां का है? मखोटा नृत्य भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाने वाला डांस है? अगर मैं मखोटा की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों मखोटा है आपका मैंने अरुणाचल मुंह ढक, हाँ अरुणाचल प्रदेश। मैंने भी खुद की ट्रिक बना रखी है, याद कैसे करना है। अब देख रहे हो तो मैंने कैसे ही लिखा अरुणाचल से कह रहा मुंह ढक और मुंह ढक के चलो, यानी कि अरुणाचल, अरुण कह रहा है आंचल से। देखो ध्यान से सुनो, अरुणाचल आंचल चल, कहां को? प्रदेश को, मुंह ढक के चल। चलिए अगला सवाल देखो, लास्या, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लास्या भारत के किस राज्य में होता है? अब आप बताओ लास्या भारत के किस राज्य में होता है बिटवा, ये आपको बताना है। लास्या भारत के किस राज्य में होता है? ये सवाल एज इट इज रखे मिलते हैं पेपर में ऐसे आपको। लास्या भारत के किस राज्य में होता है ये आपने बताना है। बच्चों अगर मैं लास्या की बात करूं, सर लास्या होता है अपने गुजरात में। कहां पर? लास्या, टप्पाणी, आपका भी बताया आपने डांडिया। अगला देखो भैया, अगला सवाल भांगड़ा। भाई भांगड़ा कहाँ होता है? दुनिया में हर कोई जानता होगा भांगड़ा कहाँ होता है, क्योंकि जिस पे डांस ना आता हो बस तन तना तन तन तना तन तना तन, ये भांगड़ा है। भाई शादियों में अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लड़के जिन्हें डांस करना नहीं आता, लेकिन वो डांस करने में पीछे नहीं रहते। अब जैसे मान लो मैं यूं, मुझे डांस नहीं आता, लेकिन मैं डांस में पीछे नहीं रहता कभी भी। बस करना क्या है? तन तना तन, ये डांस भांगड़ा ही तो करना है यार, आए या चन आए, लेकिन कर दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आप जो भांगड़ा करते हैं वो सबसे बड़ी पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं इस डांस को नहीं करती हैं। मैं कसम से बताता हूं मुझे कोई डांस नहीं आता, लेकिन अगर तुम पूरे दिन भी पब्लिक कहीं पार्टी वार्टी चल रही है तो हम भी दन 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 करते ही रहेंगे भैया। हो गया भैया? तो ये होता है पंजाब में। सर फिर महिला क्या, महिला पंजाब में अब कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्या महिला डांस नहीं करती पंजाब की? क्या पंजाबी महिलाओं को डांस करने का अधिकार नहीं है? बेटा अगर महिलाओं की बात की जा रही है तो महिला करती हैं गिद्दा। महिलाओं के लिए कौन सा डांस है? वो है गिद्दा। अब एक गिद्दा मुझे करना नहीं आता, गिद्दा कैसे होता है? टन 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 टन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहे ना भाई साहब, क्या उछल उछल के नाच रहे हैं? ये देखो जैसे हम किए थे ऐसे कर रहे हैं ना, ये फोटो अच्छा लगा हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। पंजाब के लोक नृत्यों के साथ हम लोग खड़े हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से एक बार।
पहले इसको एक बार साफ कर दे, तब स्क्रीनशॉट लेना। इसके साथ एक स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे, जल्दी भांगड़ा करते हुए का। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तन तना दन तन तना दन तन तना दन तन। चलिए तो लेडीज वाला हमको नहीं आता बच्चों। कजरी, ये नाम मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार सुना था, कजरी मुझे आज तक याद है। ये कजरी कौन सा डांस है बताया ना आपने? मैंने कहाँ सुना था, एक मूवी थी दाग दी फायर, उसमें सुना था कजरी नाम एक लड़की का, आज तक याद है मुझे वो। बच्चों कजरी आपका होता तो यूपी में ही है, आपको मैं बता दूं। अगला देखिए, यक्षगान, ये सवाल एमटीएस में आया बेटा, ये सवाल इस बार एमटीएस में आया था, इसी बार एमटीएस के पेपर में। कजरी, तुझे देख के बिना मैं दो। चलो बच्चों, कजरी, कजरी गई कजरी भाई साहब, कजरी को गोली मार दी थी उसमें, शायद ऐसा हुआ था कुछ। भैया कर्नाटक में होता है जी ये डांस गुरुजी, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बसंत भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है? बसंत, तो बच्चों बसंत की जब बात की जाएगी तमिलनाडु। नेक्स्ट आता बेटा कोटायम, कोटायम नाचूंगी, नाच बसंती। चलिए चलो भाई, कोटायम किस नृत्य, मतलब किस राज्य में किया जाने वाला नृत्य है? तो बच्चों जवाब आएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट गरबा, ये तो बच्चा बच्चा तुम बतलाओगे, हम तो नहीं बताएंगे। दाग द फायर। चलिए चलो दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं आंसर आ गया गुजरात। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं भारतीय संविधान पर एक मैराथन लेकर आऊं? संविधान के अनुच्छेद पर, संविधान के अनुच्छेद पर एक मैराथन लेकर आऊं, एक अनुच्छेद पर, और इसी में मैं इकोनॉमिक्स भी कराऊं। कितने बच्चे चाहते हैं? कितने बच्चे चाहते हो? तो दोस्तों ये मैराथन जो होगी आपकी वो 1 नवंबर को होगी, ठीक है? ये मैराथन आपकी 1 नवंबर को होगी, सुबह 9 बजे ही, 9 या 10 जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्या हो गया, क्या कैसे अपने आप ही चल गए, कोई बात नहीं। आओ, कीर्तन भारत के किस राज्य में किया जाने वाला डांस है? कीर्तन, कीर्तन की अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं 5 क्लास तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, 5 क्लास, जिनमें एक पॉलिटी की होगी, एक हिस्ट्री की होगी, एक इकोनॉमिक्स की होगी, एक ज्योग्राफी की होगी, एक स्टैटिक जीके की होगी, जिनमें मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। 200 इसके, 200 इसके, 200 इसके, 200 इसके और 200 इसके। आर यू रेडी? अगर मैं तुम सबके लिए इतना कर रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी इतना करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना करने के लिए तैयार हूं। 200 पॉलिटी के इंपोर्टेंट, 200 हिस्ट्री के इंपोर्टेंट, 200 इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंट, 200 ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट। और ये सीरीज कब से शुरू होगी? ये सीरीज आपकी 3 तारीख से शुरू होगी। 3 नवंबर से ये सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी बेटा, 3 से या 4 से, 3 से या 4 से। अब बता देना कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहोगे, सबसे पहले क्या करना चाहोगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, क्या करना चाहोगे ये मुझे बता देना भाई। आप इनमें से सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करोगे? हिस्ट्री पढ़ना पसंद करोगे? मैंने 2000 नहीं लिखा बेटा, 200 लिखा। ये क्यों लिख रहा बाद में क्वेश्चन? हीरो नकल निकालने लग जाते हो बीच में बिल्कुल। तो बच्चों आप ये बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, क्या आप लोग तैयार हो? चलो बस तुम इतना कर लेना जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। एक तो मेरी 25 दिन वाली क्लास कर लेना, एक ये क्लास कर लेना, और एक मैं आपको अभी बताऊंगा टेस्ट सीरीज। अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज बताऊंगा, एक कोल्ड ड्रिंक के पैसे समझकर उस टेस्ट सीरीज को ले लेना, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। और मैं सबसे पहले कराऊंगा हिस्ट्री। मैं सबसे पहले क्या कराऊंगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, वरना आएगा नहीं। जाओ, गारंटी है मेरी इस बात की।
मैं जो हिस्ट्री के आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा, आएगा तो उसमें से आएगा वरना आएगा नहीं। तो तैयार हो 4 तारीख में हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन के लिए। 4 नवंबर हिस्ट्री की मैराथन। चलिए आगे भैया, कीर्तन तो अपने उत्तराखंड में हो रही है, ओ सॉरी पश्चिम बंगाल में। हम कहां चले गए यार, भजन है कीर्तन है वो सब उधर ही होता है। अगले आइएगा, छऊ भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक डांस है? छऊ। अगर मैं छऊ की बात करता हूं तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अगले पर आ जाओ भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। खेल गोपाल मैं पहले बता चुका हूं, इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले बता चुका हूं। टाइम टेबल थोड़ा सा एक बार पहले सर से बात करूंगा तब बताऊंगा। देखिए अगर जीएस में कुछ आएगा तो बेटा ये जो मैंने आपको 6 क्लास बताएंगे, 6 ये और एक क्लास में साइंस की लेकर आएंगे हमारी मैम, उन क्लास को कर लेना। 6 क्लास मैं लेकर आऊंगा, एक क्लास मैम लेके आएंगे 7, इनको कर लेना। और जो टेस्ट सीरीज बताऊंगा उनमें से 40 टेस्ट लगा लेना। कितने? 40 टेस्ट। अगर तुम्हारे नंबर 60 आ रहे होंगे तो 70 हो जाएंगे, और 70 आ रहे होंगे तो 80 हो जाएंगे, 50 आ रहे होंगे तो 65 हो जाएंगे। अब बच्चों मर्जी आपकी है। तुमको लग रहा होगा गुरुजी तो अपना प्रचार कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी सैलरी आ रही है, बात खत्म। लेकिन बच्चों आप मेरे दिल के टुकड़े हो, आप इस दिल में रहते हो ना। आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तुम सबसे पहले मुझे याद करोगे, मैं जानता हूं। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लो तुम में से किसी लड़के का फोन आएगा सुमित का कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, उस दिन वो रो रहा होगा। मैंने कहा भाई ठीक है पार्टी देने आ जा। फिर कहेगा गुरुजी आऊंगा। आते आते 1 महीने लगा देगा, फिर एक मिठाई का डिब्बा लेके आएगा, कहोगा गुरुजी खा लो। मिठाई का डिब्बा भी खोल के देगा, गुरुजी ले लो एक मिठाई। हमारे लिए तो वही काफी है बच्चों, वो एक मिठाई का टुकड़ा ही आपका सिलेक्शन, बस, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा, खेल गोपाल ही आपके असम में होता है, कली गोपाल तो भी असम में होता है, रंगोली भी हो तो भी असम में होता है। बहुत बढ़िया। अगला देखो भैया सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सैला। सैला ये कहां होता है? तो सैला होता छत्तीसगढ़। अगले पर आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, दमाली भारत के किस राज्य में होता है? तो दमाली भी बेटा आपने होने वाला जम्मू कश्मीर में है, लेकिन राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी। अब ये राज्य नहीं है अब, है ना। चलिए 13 ताली भारत के किस राज्य में होता है? थोड़ा अब डांस वाला टॉपिक खत्म करता हूं, डांस वाला टॉपिक खत्म करके अगले टॉपिक पर आता हूं। अगला टॉपिक आपको क्या कह रहा है? 10 सवाल बंदरगाहों के करके दिखाओ जरा एक बार। 10 सवाल बंदरगाहों के करके दिखाओ जरा एक बार। 10 सवाल। कोचीन बंदरगाह भारत में कहां स्थित है? कोचीन बंदरगाह भारत में कहां स्थित है? बोलो भैया, कोचीन बंदरगाह भारत में कहां पर स्थित है? देखिए अगर मैं कोचीन की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा केरल में। कहां पर हो जाएगा साथियों? केरल में हो जाएगा। अगला देखो कांडला बंदरगाह, ये लास्ट टॉपिक है बेटा आज का। अगर मैं कांडला बंदरगाह की बात करूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगी। कांडला बंदरगाह की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहां हो जाएगा आपका? गुजरात में हो जाएगा। और आप जानते हैं कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम क्या है ये आपको बताना है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, मर्मगोआ, मर्मगांव ये भारत में कहां पड़ता है? अगर मैं मर्मगांव की बात कर रहा हूं तो ये अपना पड़ रहा है गोवा में। अच्छा कोई मुझे बता सकता है गोवा में कौन सा आर्टिकल लागू होता है? एडमिट कार्ड अभी नहीं आए बाबू, जब आएंगे तो मैं बता दूंगा। आप मुझे बता सकते हो कि मर्म गोवा भारत के किस राज्य में? गोवा ठीक है। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, ये आप बता सकते हो क्या? गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, ये आपने बताना है। तो गोवा बेटा भारत का बना था 25वें नंबर का राज्य बना था, और 1987 में भारत का ये राज्य बना था। अगले पर चलिए, पारादीप बंदरगाह भारत में कहां पड़ता है? अगर मैं आपसे, देखिए बच्चों आपको पता होगा कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कभी पढ़ाने से नहीं कतराता।
आपने देखा भी होगा, जब से मैंने अड्डा ज्वाइन किया, लगभग मुझे 3 साल होने वाले हैं, मैंने कोई संडे ऐसा गया होगा जिसमें क्लास नहीं ली। वरना संडे के दिन मुझे भी सोना आता है यार, संडे के दिन मैं भी आराम से लेट उठ सकता हूं, लेकिन क्या मुझे आपकी चिंता सताती रहती है, मुझे आपका जो प्यार है वो सताता रहता है कि यार चलो उन बच्चों के पास। अरे घर तो बाद में भी चले जाएंगे, दवाई तो बाद में भी खा लेंगे, लेकिन इन बच्चों का अगर एक दिन भी निकल गया और ये ना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपका पेपर है 14 नवंबर को, बच्चों आंधी आए, तूफान आए, मेह आए, बादल फटे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ देना यार। इन 14 दिन जो 20 दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं, ध्यान रखना, मेरे कहने से 3 टेस्ट लगा लो डेली यार, डेली 3 टेस्ट लगा लो बस, मेरे कहने से तुम्हारे सिलेक्शन में ये सबसे अहम योगदान। पारादीप कहां गुरुजी? उड़ीसा में। अगला देखिए, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पड़ता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पड़ता है? मेरी मेहनत सफल बनाना आपके हाथ में है, आपके माता पिता, आप जानते हो पवन मोरल कौन है। बच्चों आप जानते हो कि पवन मोरल कौन है, आपका बड़ा भाई है, लेकिन ना आपकी मम्मी जानती है, ना आपके पापा जानते हैं, ना आपका परिवार जानता है कि कौन पवन मोरल है। उनको नहीं, कौन है रे छोड़, दुनिया में जितने पवन मोरल हैं, ना जाने कितने में कौन कितने टीचर भर रहे हैं, दुनिया भर की यूट्यूब चल रही है, नहीं जानते वो किसी को। अगर मुझे उनसे मिलाना चाहते हो, परिचय कराना चाहते हो, अपना सिलेक्शन दिखाना चाहते हो, वो इमोशनल जो भी मैंने 3 दिन पहले कहानी आपको सुनाई थी कि पूरा परिवार एक कमरे में रहा करता था और आज तीनों बेटे गवर्नमेंट जॉब पर चले गए, सोचो उस पिता की खुशी का ठिकाना इस समय पर नहीं रहा होगा। तो बच्चों अगर आप ये बताना चाहते हो कि कौन है पवन, तो वो तभी पता लग सकता है जब आपका सिलेक्शन होगा, वरना ना जाने कितने पढ़ाने वाले फिर रहे हैं। अगला देखिए, न्यू मंगलोर कर्नाटक। अगला सवाल, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों सबसे गहरे बंदरगाह की अगर बात करूं वो है विशाखापट्टनम, और पड़ता कहां पर है सर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला देखो, देश का सबसे पुराना आर्टिफिशियल, विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन कंट्री। आर्टिफिशियल की बात कर रहा सर वो चेन्नई। नेक्स्ट, नाहवा सावा बंदरगाह कहां पर है? सर नाहवा सावा है आपके महाराष्ट्र में। अगला देखो, कोलकाता बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो किस नदी पर है? वो किस नदी पर है? हुगली, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। तो मेरे प्यारे दोस्त वो कहां पर है आपका? सर जी हुगली नदी पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? सर ज्वारीय बंदरगाह है आपका कांडला। नेक्स्ट देखो, तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पड़ता है? अगर मैं तूतीकोरिन की बात करूं तो बच्चों भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, याद रखना, यह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह पड़ता कहां पर है? सर जी ये तमिलनाडु में। अगला देखो, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां है? अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। बच्चों 2800 लाइक हो चुके हैं। कितने? 2800 लाइक। क्या ये लाइकों की संख्या बढ़कर 3000 हो सकती है आज? इस प्यार में इतना तो हो सकता है बच्चों आज। एक ही चीज तो आपसे मांगता हूं कि इसे लाइक कर दिया करो, बाकी तो सब चल रहा है भगवान की इच्छा से। बच्चों विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में लगभग 95% जो व्यापार है बेटा, वो ध्यान रखना, वो समुद्री रास्तों से किया जाता है। वो किससे किया जाता है? वो समुद्री रास्तों से किया जाता है। और ये आपको बताना कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। अब इस प्यार के लिए बच्चों क्या बोलूं आपसे, आप लोगों का साथ मिलता है यही मेरे लिए काफी है, बाकी तो दुनिया जलती है, आपको पता ही है यार, है ना। चलो तो भैया आंसर आ जाएगा आपका 13। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं तो खुश हूंगा, आपके पापा भी खुश होंगे, लेकिन आपके साथ में पढ़ने वाली लड़का या लड़का आपसे नाराज होगा। इसलिए कोई किसी का मित्र नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको बता दूं, दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, कोई किसी का नहीं है बच्चों। जिस दिन 2 दोस्तों में से एक का सिलेक्शन हो गया ना, तो वही उससे चिढ़ने लगेगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। याद रखना इस बात को। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात बताई थी कि आप जब तरक्की करने लगोगे तो आपका ही तो दोस्त आपसे चिढ़ने लगेगा। ऐसा मैंने देखा था, कौन सी मूवी थी, अरे वो आमिर खान की कौन सी मूवी थी यार बच्चों, 3 इडियट।
उस 3 इडियट मूवी में आमिर खान जी को वो लोग फेल समझते हैं, तो उन्हें दुख होता है, यार आमिर खान फेल हो गया, बड़ा दुख हो रहा है ना। उसका नाम भी कुछ आमिर खान का कुछ और होता है, उस समय हमें याद नहीं है, लेकिन अगर दोस्त आगे निकल जाए तो ज्यादा दुख होता है, याद रखना भैया, है ना। चलिए, चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में है। भारत में कुल बंदरगाह कितने हैं? तो छोटे बड़े सबको लगा लिया जाए 224 है। कितने हैं? 224 है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना आपने पढ़ लिया, बोलो भैया। ओके निशान, मनीष जाट जी, ओके, थैंक यू सो मच दोस्त। बोलो भैया, भारत का सबसे नया कौन सा है? तो नया है बेटा आपका पोर्ट विलियर। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? भैया नेचुरल पोर्ट की बात आती है सर, मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त भी यही है। अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह सर मुंबई है, कोई बात ही नहीं करनी है इस पे तो। अगला देखो, ये तो मैं करा चुका हूं। अब देखो भैया नेक्स्ट, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LMV3 का कुल वजन कितना है? बताइए, इसका कुल वजन कितना है? भैया जब कुल वजन की बात की जा रही है तो आप लिखोगे सर 3900 किलोग्राम था सर जी। कितना था? 3900 किलोग्राम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि किसका कितना वजन है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम, और बच्चों टोटल वजन कितना हो गया है इन तीनों को मिलाकर? आपका 3900 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? बोलो भैया, सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? ऑर्बिटर करेगा? ऑर्बिटर तो है नहीं गुरुजी। विक्रम लैंडर करेगा? प्रज्ञान करेगा? तो सर जी करेगा कौन वहां पर? विक्रम लैंडर करेगा, ऑर्बिटर तो है ही नहीं इसमें। अगला देखिए, अगर मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, लैंडर पोलैंड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? बोलो भैया। तो दोस्तों कौन सा उपकरण लगाया गया है ये आपके सामने है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। एक और कोई टॉपिक मैं आपको करा देता हूं, जब तक मंदिर के 10 सवाल करा देता हूं, क्योंकि मंदिर भी टॉपिक लिखा हुआ है, मंदिर भी टॉपिक थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो 10 सवाल मंदिर के भी कर लीजिएगा। पहला सवाल, कैलाश मंदिर कहां पड़ता है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कैलाश मंदिर कहां है? अगर मैं कैलाश मंदिर की बात करूं तो बच्चों ध्यान रखो, अगर आप में से कुछ बच्चे स्टैटिक जीके करना चाहते हैं, गुरुजी दिल्ली पुलिस तक स्टैटिक जीके करा दो, तो बेटा मैं डेली कराता हूं सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे मैं कराता हूं आपकी स्टैटिक जीके। तो कल सुबह 6 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं? वो क्लास जीडी से आपको दिखाई देगी, लेकिन कल सुबह 6 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं? सुबह 6 बजे लाइव आता हूं। देखो आप स्टूडियो, पता है मैं 6 बजे लाइव आता हूं तो 5 बजे स्टूडियो आता हूं, और स्टूडियो से रात को 10 बजे वापस जाता हूं। अब आप सोचो कि मैं अपने घर या रूम पे कितने टाइम रह रहा हूं, समझ रहे हो ना। इसे बोलते हैं संघर्ष बच्चों। और 4 तारीख से जो नई मैराथन शुरू कर रहा हूं उसके लिए एक अलग टाइम निकालूंगा। तो 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तुम्हारे लिए ऑफिस में रहता हूं। तो सुबह 6 बजे कौन कौन लाइव आ रहा है स्टैटिक जीके के लिए, जरा कमेंट्स कर दो। 6 AM बेटा, 6 PM नहीं, 6 AM। एक दिन सुबह 5 बजे उठ के तो देखो, सूर्य की किरण से पहले अगर आप उठोगे, बच्चों ध्यान रखना सिलेक्शन 110% होने की संभावना बढ़ जाती है। कल से डेली आप लोग जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर हो प्रण कर लो कि मैं सुबह 6 बजे पढ़ूंगा, मैं सुबह 6 बजे पढ़ूंगा, कल सुबह 6 बजे। कैलाश मंदिर बेटा आपके कहां पर है? सर एलोरा महाराष्ट्र। माता वैष्णो देवी जी का मंदिर कहां है, जिसे माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है? माता रानी का जो मंदिर है बेटा, माता वैष्णो देवी का मंदिर, इसे माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है, इसे माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है। अब माता रानी का मंदिर कहा जाता है तो बच्चों ये कहां पर है? सर जी कटरा, जम्मू कश्मीर। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, रघुनाथ मंदिर कहां स्थित है? 10 सवाल हैं बस, ज्यादा नहीं बचे, काम खत्म होने वाला है। बोलो भैया, रघुनाथ मंदिर कहां है? तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर है आपके जम्मू कश्मीर में। अगला, गोमतेश्वर मंदिर कहां पड़ेगा बच्चों? आप लोग बस 20 दिन मेरी बात मान लो, 20 दिन, तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे कौन पवन मुरल था।
20 दिन जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ लो, जिस टेस्ट सीरीज से कह रहा हूं उससे पढ़ लो, जिस किताब को कह रहा हूं उस किताब से पढ़ लो। 20 दिन की तो बात है यार। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा 1000 का कोर्स खरीद लो, कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे अब, है ना। चलो भैया अगला देखो, स्वर्ण मंदिर ये कहां है सर? अमृतसर में है। कोई बात ही नहीं थी इसमें तो पूछने वाली। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अमरनाथ मंदिर कहां पड़ता है? अमरनाथ मंदिर जिसे हम तीर्थों का तीर्थ बोलते हैं, अमरनाथ मंदिर बेटा आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है? और ये भी आपको बता दूं, जिस बच्चे का दिल्ली पुलिस का पेपर हो जाएगा उसके फिजिकल की गारंटी मैं लेता हूं, उसके फिजिकल की गारंटी मैं लेता हूं, उसे लॉन्ग जंप और हाई जंप में फेल नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं बहुत बार आपको मैं अगर बताने लगूं कि मैं कहां कहां खेल गया हूं तो वो एक अव्यर्थता की बातें होंगी। मैं स्पोर्ट्स में अच्छी काफी महारत हासिल की है लॉन्ग जंप और हाई जंप में, तो आपको फिजिकल में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लड़की जो बाहर निकलती हैं वो लॉन्ग जंप पे निकलती हैं, लड़के जो बाहर निकलते हैं वो 14 फुट लॉन्ग जंप और हाई जंप में निकलते हैं। तो मैं आपको कैंची चलानी सिखाऊंगा। क्या है गुरुजी कैंची कूद? आप बिल्कुल परेशान मत होना, कूद की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ देना। आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप मैं कराऊंगा। मुझसे प्रॉमिस कर लेना कि गुरुजी हम आएंगे तुम्हारे पास, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, मेरे पास आना डेली। जो आपको ग्राउंड है वहां पे मैं आपको मिलूंगा डेली जब तक फिजिकल होगा। अगला देखिए, रथ मंदिर कहां पड़ता है सर? अगर मैं रथ मंदिर की बात करूं तो रथ मंदिर आपके तमिलनाडु में। प्रेम मंदिर, अरे प्रेम जब बात आती है तो बेटा कृष्ण भगवान जी का नाम सबसे पहले आता है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं तुम मेरे फिजिकल करने सीखने आओ, मैं फ्री में कराऊंगा यार आपको। और इतना सपोर्ट कोई मुझे करता तुम्हें करता हो तो मुझे बता देना कि पेपर भी करा रहा, फिजिकल के लिए भी मदद कर रहा है, लेकिन मैं करूंगा, है ना। और तुम्हारे सामने ग्राउंड में तुम्हारे साथ भी दौड़ूंगा, ध्यान रखना। 2-4 को तो पीछे कर ही दूंगा। चलिए, तो प्रेम मंदिर, जब प्रेम का नाम आता तो कृष्ण भगवान जी का नाम याद आता है, तो तुरंत हम लोग चलते हैं कहां? वृंदावन उत्तर प्रदेश। रामनाथ स्वामी जी का मंदिर कहां है? रामनाथ स्वामी जी का मंदिर कहते हैं, बताओ जरा। तुसी जवाब नहीं दे रहे हो भाई, तो बच्चों आंसर आ जाएगा सर रामेश्वरम तमिलनाडु। नेक्स्ट, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ये कहां है? तुसी जवाब दो भाई, कितने गए? बोलो भैया। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नाना जवाब दिया जाए बच्चों, ये कहां पर है? जवाब दो। यही तुम्हारा आज का जो है होमवर्क है, यही जो है तुम्हारा आज का होमवर्क है मेरे प्यारे साथियों। और करवाऊं या क्लास यहीं रोक दूं? बताओ जरा आप, क्लास करवाऊं या यहीं रोक दूं बेटा आज? तो बच्चों बात आती है कि सर अक्षरधाम मंदिर कहां? करवा देता हूं और 4-5 सवाल। अक्षरधाम मंदिर सर आपका नई दिल्ली में है। अक्षरधाम मंदिर आपको 1-2 जगह और देखने के लिए मिलेगा, जैसे गुजरात में है, गांधीनगर में। अगला देखो, नटराज मंदिर कहां है? सर नटराज मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर कहां है? चलो 5-6 मंदिर और कर लो यार, जब आप लोग कह रहे हो और करवा दो थोड़ा सा, कोई नहीं। कारण क्या है कि मेरे अभी थोड़ी दिक्कत का इशू तो है ही है, और इशू तो थोड़ा चल ही रहा है। अभी पेड क्लास लेनी 4-5, है ना। जो बच्चे प्रज्ञान बैच वाले हैं उनको बता दूं, प्रज्ञान बैच में आज 12 बजे क्लास चलेगी। 12 बजे प्रज्ञान बैच में क्लास है, तो मेरे दिल के टुकड़े वहां भी जरूर आ जाना। सबरीमाला केरल। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहां है? अगर मैं मीनाक्षी मंदिर की बात करता हूं तो मीनाक्षी मंदिर कहां है? ये आपका मदुरई में है। कहां पर है? मदुरई में है बेटा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, होमकुंट साई मंदिर कहां है? तो बच्चों अब यहीं रहने देते हैं, अब जरा रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? कैसे? देखो, मेरे साथ जुड़कर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज आज मेरे कहने से मान लेना कि गुरुजी हमने एक पेप्सी पी ली, हमने आज 120 रुपए खर्च कर दिए पवन सर के कहने से, और हमने जो है कोल्ड ड्रिंक पी ली। बच्चों अगर मेरी बात तुम्हें सही लगे तो मेरे साथ जुड़ना, वरना बिल्कुल मत जुड़ना। ये बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको लग रहा हो कि पवन सर ने तुम्हें अपने साथ लेकर कुछ फायदा किया है, तो दोस्तों आप लोग 120 रुपए में मेरे साथ जुड़कर टेस्ट सीरीज परचेज करोगे आज। मैं फिर से आपको कह दूं, मैं क्यों प्रेशर कर रहा हूं आप पे कि तुम्हें टेस्ट सीरीज लेनी है?
आपकी मर्जी, आप नहीं लेंगे टेस्ट सीरीज। पहले तो जो बच्चा आज ऑफलाइन कमेंट्स करेगा, सबसे पहले ऑफलाइन कमेंट्स जो बच्चा सबसे पहले करेगा उसका कल को नाम दिखाऊंगा यूट्यूब पर। इस सवाल का जवाब क्या आएगा, है ना, जो भी बच्चा बताएगा सबसे पहले, और क्लास कैसी लगी ये बताएगा। दोस्तों जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज देगा उसके नंबर मैं आपको बता रहा हूं। मेरी 10 दिन की जो मैराथन चलेगी, सॉरी 8 दिन की, 8 दिन 8 मैराथन जो मैं लेकर आ रहा हूं, जो बच्चा इनको तैयार करेगा, है ना, 8 दिन 8 मैराथन को, जो बच्चा डेली 3 टेस्ट लगाएगा, यानी कि 60 टेस्ट लगाएगा पेपर से पहले, उसके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेने के लिए तैयार हूं, है ना, उसके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेने के लिए तैयार हूं। जो बच्चा जुड़ना चाहता है एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा Y367S। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा Y367S। अरे आज मान लेना मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरा और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो। अगर आज आप मेरे प्यारे बच्चों इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर एक टेस्ट आज आपने लगाया तो सभी बच्चे एक बार कमेंट्स कर दो Y367। जो जुड़े वही कमेंट्स करना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना बच्चों। जो भी साथी जुड़े सिर्फ वही कमेंट्स करना कि गुरुजी मैं तैयार हूं। लेकिन बेटा 120 रुपए बेकार मत करना, 120 रुपए बेकार मत करना। डेली 3 टेस्ट लगाने हो, अगर दम हो तो लेना, वरना लेना मत, वरना लेना मत बच्चों। कभी तुम्हें लग रहा हो कि अरे गुरुजी ने 120 रुपए कह दी थी सिलेक्शन हो जाएगा, ना, बिल्कुल मत लेना। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ सको, 3 टेस्ट डेली लगा सको तो सिलेक्शन ले होगा। अब देखो कहां मिलेगा ये, मैं बताता हूं आपको कैसे मिलेगा, जरा ये देखो। कुछ नहीं करना बेटो, आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, यहां लिखो अड्डा 24/7। जब आप अड्डा 24/7 लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। हो गई वेबसाइट ओपन, यहां देख लो जरा, वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट ओपन होगी। ऑल कोर्स को सिलेक्ट करो, एसएससी पे चले आओ, तो यहां लिख रहा दिल्ली पुलिस। इस दिल्ली पुलिस में जब आप आओगे तो बेटा आपको यहां पे नीचे मिलेंगी टेस्ट सीरीज। एक 349 की मिलेगी, एक आपको मिलेगी बेटा 149 की, एक मिलेगी आपको बेटा मेरे प्यारे बच्चों 220 की। लेकिन आप इससे देखो 200, मैं तो 200 की बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको 250 टेस्ट दिलवाऊंगा। कितने? 250। ये 250 टेस्ट है बेटा, बाईलैंग्वेज है, 250 टेस्ट है। ये आपको मिल जाएंगे 149 रुपीज में। लेकिन नहीं, जब आप कोड लगाओगे यहां पे जाके Y367S, Y367S कोड लगाओगे तो ये आपको मात्र 120 रुपीज की मिल जाएगी। कितने की? 120 रुपीज की मिल जाएगी। अब से ठीक 1 घंटे बाद ये ऑफर यहां से हटक जाएगा। अब से ठीक 1 घंटे बाद ये ऑफर यहां से हट जाएगा बच्चों। मैं आपको बता देना चाहता हूं, फटाफट जाओ और इसे अटेम्प्ट कर लो। पूरी चीज यहां पे दिखाई गई है। देखो जैसे मान लो हमें एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले मेल आईडी पासवर्ड यहां करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट जाओ, जल्दी बोलो बच्चों, जिसका हो जाए मुझे आगे बताइएगा। जिस बच्चे का हो गया वो मुझे आके बता दो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अभी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे थोड़ी देर बाद दे दूंगा, परेशान मत होना। दिल्ली पुलिस वाले पर थोड़ी देर बाद मैं दे रहा हूं, तो फटाफट जाओ जल्दी से। कहीं ऐसा ना हो कि ये पीडीएफ, देखिए हम भी सिर्फ एक लिमिटेड बच्चों को ही दे सकता हूं, ज्यादा बच्चों को नहीं दे सकता, वरना तो फिर हमारे सर कहेंगे यार ये कल तक 140 की थी, आज तुमने 123 की करके बच्चों को बेच दी, ये गलत है। उन बच्चों का क्या हुआ जो कल नहीं नहीं नहीं, हम बोलेंगे कि भाई फटाफट परचेज कर लो जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर खत्म हो जाए। Y367 कोड लगा कर देखिए, आपको आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ रहे हो अभी पता लग जाएगा। अगर आप लोगों ने आज पैसे का मुंह देख लिया, गुरुजी नहीं बहुत पैसे हैं, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो 120 रुपए कहां से लाऊंगा, मुझे तो 1 साल की जॉब चली जाएगी, 1 साल की पैसा हो जाएगा, तो वो मत लेना। जो टेस्ट सीरीज ना लगा सके वो भी मत लेना, है ना। मेहनत कर सको, खुद बैठ के 3 टेस्ट डेली लगा सको, वो लेना। जो बच्चा मेहनत कर सके वो लेना, जो बच्चा मेहनत कर सके वही लेना बेटा। इसको फटाफट जाओ, जल्दी जुड़ जाओ। जो बच्चा जुड़ गया वो एक बार मुझे बता दो कि गुरुजी हो गया। कैसे होगा एक बार फिर से बता रहा हूं, जो बच्चा नया जुड़ा है कैसे होगा। गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 लिखना है आपको। गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 जाना है। जाने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। आप जैसे ही वेबसाइट, ये मत कहना कि गुरुजी अपने फायदे के लिए बता रहे हो, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरा फायदा होता तो मैं अपना बैच आपको बताता,
लेकिन मैं इस समय बता रहा हूं बेटा आपका फायदा है ना। आप यहां जाइए ऑल कोर्स पर, एसएससी पर आओगे तो यहां दिल्ली पुलिस पर आना, और आने के बाद यहां नीचे आना टेस्ट सीरीज पर। यह दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी 149 रुपए की, है ना। आपको यहां आने के बाद कोड लगाना है बेटा क्या, Y367S, Y367S कोड लगाना। एस कोड लगाने के बाद 120 रुपए की आपको मिल जाएगी। जिसका हो गया वो मुझे आके बताते रहो कि गुरुजी हो गया है, जिनका नहीं हुआ वो उन्हें मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, कोड गलत ना हो जाए बस। कोड क्या लगाना है बिटुआ, याद रखिएगा, कोड हमें यूज करना है Y367S, ये बात आप याद रखिए। वैलिडिटी 6 महीने की है, और इससे बच्चों आपकी कई सारी चीजें, इससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी हो जाएगा, इससे दिल्ली पुलिस को MTS का भी हो जाएगा। ठीक है, जिस जिसका हो गया वो मुझे बता दो कि गुरुजी हो गया है। अब के मुझसे ये मत बोल देना कि गुरुजी मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं ले पाओगे तो इसका मतलब ये कि तुम्हें सारी चीज मजाक लग रही है आज भी, समझ रहे हो ना, तुम्हें मजाक लग रही है। मैं इस ऑफर को ठीक है शाम तक ओपन रखता हूं, आप शाम तक परचेज कर सकते हैं जब तक तुम लोग लेना चाहो। 250 टेस्ट हैं, 250 आपसे पूरे 6 महीने में भी खत्म नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, आप पे पूरे 6 महीने में भी खत्म नहीं होंगे। जाओ फटाफट इसे परचेज करके आओ बच्चों। जो भी बच्चा क्लास खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहला कमेंट्स करेगा कि क्लास कैसी लगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसका नाम कल मैं YouTube पे भी दिखाऊंगा कि ये बच्चा है जिसने सबसे पहले कमेंट्स किया था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। सारे बच्चों का ऑफलाइन कमेंट्स मेरे पास आ जाना चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, है ना। तो जाके इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाओ, डेली 3-3 टेस्ट दो, 4-4 दो, 5-5 दो, और जिनका फर्स्ट टाइम है वो जरूर जुड़ जाना, है ना। फटाफट जाके ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। शाम को आज ये ऑफर रहेगा, शाम तक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो आप अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय बच्चों। क्लास कैसी लगी मैं आप सबके ऑफलाइन कमेंट्स का वेट करूंगा। देखिए जो मैं आपके ऑफलाइन कमेंट्स पढ़ता हूं कितनी खुशी होती है, मैं आपको आज दिखाता हूं। आपके जो ऑफलाइन कमेंट्स में पढ़ता हूं कितनी खुशी होती है जब मैं देखता हूं आपके ऑफलाइन कमेंट्स। सर कहां देखते हो आप ऑफलाइन कमेंट्स, देखना जरा बच्चों, मैं कैसे तुम्हारे ऑफलाइन कमेंट्स देखता हूं। हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूं। कहां रिप्लाई करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरी क्लास चल रही है इस समय, मैं आपको अपनी पुरानी क्लास दिखाता हूं, 1-2 दिन पहले आपको क्लास दिखाता हूं। मान के चलो मैंने कोई क्लास ली थी ये वाली, मैंने कल क्लास नहीं ली शायद, 1 मिनट रुक जाना बच्चों। जैसे मान लो ये सुबह 6 बजे वाली स्टैटिक जीके की क्लास है, ये बच्चों मेरी क्या है, स्टैटिक जीके की क्लास है जो सुबह 6 बजे होगी। कल सुबह 6 बजे ये स्टैटिक जीके की क्लास होगी, प्रैक्टिस सेट नंबर 16। आप यहां जरूर आइएगा। और बच्चों मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जब आप यहां पे कमेंट्स करते हो ना, जैसे मान लो ये वाली क्लास हो गई है, इस क्लास में जब आप आके यहाँ कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो कि गुरुजी क्लास बहुत अच्छी लगी, तो यार बहुत कुछ होता है। देखिए गुड मॉर्निंग सर, पवन भैया जी वेरी नाइस सेशन, नाइस सेशन, क्या बात है गुरुजी, धुआं ही धुआं कर दिया। ये देखो, ये देखो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, गुड मॉर्निंग गुरुजी, सेशन बहुत अच्छा था, मजा आ गया गुरुजी। ये देखो कितनी खुशी होती है यार। तो सारे बच्चे जाकर ऐसे ही कमेंट करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद। ठीक है बच्चों, बाय बाय।
ठीक है बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखना। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अभी डाल दूंगा, टेलीग्राम का नाम है दिल्ली पुलिस, आप लोग सर्च कर लीजिएगा दिल्ली पुलिस। देखिए कहाँ है टेलीग्राम, अगर मैं टेलीग्राम की बात करूँ, देखिए ना टेलीग्राम, एक सेकंड रुकना भैया जरा, टेलीग्राम यार मैंने आपको बताया तो था थोड़ी देर पहले, टेलीग्राम का मैं लिंक लगवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।